पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक लड़की थी, वो यहाँ पर आकर पहुंच चुकी थी ताकि वो एम्परर की जान ले सके। लेकिन उसको ये काम करने से पहले ही वहाँ पर प्रिंस और बायतन दोनों आकर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर प्रिंस तो सीधा जा चुका था उस लड़की के साथ फाइट करने के लिए और बायतन पहुंच जाता है एम्परर को ठीक करने के लिए। काफी देर की मेहनत के बाद उसने यहाँ पर एम्परर को ठीक किया था और उसके बाद वो उस लड़की को भी उसकी औकात दिखा देता है, जिस वजह से वो लड़की मारी जा चुकी थी। लेकिन अभी भी यहाँ पर एम्परर की हालत ठीक नहीं थी, उन्हें रिकवर करना होगा। तो यहाँ पर बायतन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक थंडर ट्रिब्यूलेशन क्रिएट करता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर एक थंडर ट्रिब्यूलेशन को बुला चुका था। जैसा ही ट्रिब्यूलेशन की पावर एम्परर के अंदर जाती है, उनको तकलीफ तो होती है, लेकिन यही पावर उनका ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करती है, जिस वजह से एम्परर अपना ब्रेक थ्रू कर जाते हैं और वो अब यहाँ पर पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहे थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बायतन और प्रिंस को देखते हैं। वो दोनों घोड़े गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। बायतन का कहना होता है कि एम्परर की जो हालत खराब हुई थी, उनके ऊपर जो हमला हुआ था ना, ये काम फैंग और उस नेशन मास्टर दोनों ने मिलकर करवाया होगा। तो हम पहले चलते हैं नेशन मास्टर के पास ताकि उसको रास्ते से हटाया जा सके, उसके बाद फैंग को भी देख लेंगे। तो ये दोनों यहाँ से नेशन मास्टर के पास ही जा रहे थे ताकि उसकी जान ले ली जा सके। बहुत हो गया नेशन मास्टर का। अब यहाँ पर नेशन मास्टर बायतन के हाथों से मरने वाला है, पर तभी वहाँ पर जोर से हलचल होने लग जाती है, मानो कि यहाँ पर कोई एंट्री मार रहा हो। ये देखकर प्रिंस और बायतन दोनों हैरान रह जाते हैं। जब वो आगे आकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर तो एक लड़की खड़ी है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। बायतन को समझ तो नहीं आता कि आखिर ये लड़की है कौन, लेकिन तभी उसे दिमाग में क्लिक होता है कि अरे हाँ, जाओ ने मुझे बताया था ना कि मैं पिल बनाने के दौरान जो एक लड़की की स्पिरिट से फाइट किया था, वो असल में आई थी फायर स्पिरिट हॉल से और वो दोबारा कभी भी वापस आ सकती है मेरी जान लेने के लिए। तो इसका मतलब कि ये जो लड़की यहाँ पर खड़ी है, ये वही है। इसी की स्पिरिट से मैंने पिछली बार फाइट की थी, लेकिन इस बार ये खुद ब खुद यहाँ पर उठकर आ गई है। एक दुश्मन को मारने के लिए निकलो, बीच में दूसरा दुश्मन भी आकर टपक जाता है। तो वो लड़की यहाँ पर कहने लग जाती है बायतन से कि तुमने मेरी यहाँ पर स्पिरिट को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, तुम्हारे अंदर टैलेंट तो लगता है, लेकिन इस बार जब मैं तुम्हारे सामने आ गई हूँ ना, तो तुम मुझे यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे, मेरा एक बाल तक बागा नहीं कर पाओगे। अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो ना, तो सीधे सीधे तुम्हारे पास जितनी भी हेवनली फायर्स है ना, सब मेरे हवाले कर दो, वरना इस तरह की मौत मारूंगे कि तुम कभी सपने में भी नहीं सोचे होगे। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करती है, ताकि यहाँ पर वो उनको ट्रैप करने के बाद बायतन से वो हेवनली फायर्स ले ले, जितनी भी उसके पास होगी सारी की सारी। फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे आग के गोले बाहर निकल रहे थे जो बायतन और प्रिंस को जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर वो दोनों हैरान रह चुके थे। वो दोनों तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शुरुआत में खुद को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि समझ सके कि इस फॉर्मेशन के अटैक को कैसे रोका जा सकता है, और उसके बाद वो यहाँ पर उस लड़की के साथ फाइट करेंगे। लेकिन उनको इतना ज्यादा तकलीफ उठाता हुआ देखकर वो लड़की यहाँ पर कहने लग जाती है कि इतना तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मेरे फॉर्मेशन से, मेरे अटैक से बाहर निकलना तुम लोगों के लिए बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब मैं यहाँ पर अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाली हूँ, देखती हूँ कि इससे तुम कैसे बच पाते हो। तो वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी उसके अटैक वगैरह थे उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुकी थी। अब तो यहाँ पर पूरा भवंडर क्रिएट हो जाता है फायर का, जो बायतन और प्रिंस को मारने की कोशिश कर रहा था। बायतन यहाँ पर तुरंत उन अटैक से बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो अटैक पूरी तरह से उसके पीछे पड़ चुके थे। वो तुरंत यहाँ पर अपनी एक स्ट्रॉन्ग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर इन अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर उसकी पाम टेक्निक भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रही होती है और वो जो फायर से बना हुआ भवंडर था काफी हद तक उसके पाम अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर चुका था, जो देखकर बायतन भी हैरान रह जाता है कि यहाँ पर ये अटैक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस लड़की के। साथ ही साथ प्रिंस जो था वो भी यहाँ पर अटैक को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका भी कोई अटैक काम नहीं आता, उसकी भी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इस चीज को देखकर बायतन बहुत ज्यादा भड़क चुका था कि अब मैं इसको दिखाता हूँ कि असल में मैं क्या कर सकता हूँ, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं यहाँ पर। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आइस और फायर विंग्स को बाहर निकाल लेता और उसकी मदद से वो यहाँ पर फॉर्मेशन का जितना भी अटैक था उसको पूरा जमा चुका था। पूरा फॉर्मेशन ही यहाँ पर जम गया था और जम कर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर्मेशन का तो काम तमाम हो गया और इसके बाद बायतन जो था वो तुरंत पहुंच जाता है उस लड़की की जान लेने के लिए ताकि उसको भी जान से मार सके। ये देखकर वो लड़की कहने लग जाती है कि मजा आ रहा है, बड़ा अच्छे से अटैक कर लेते हो तुम, तभी तो तुमने यहाँ पर मेरी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन बायतन जितना भी अटैक करने की कोशिश करता उस लड़की के ऊपर, उस लड़की के ऊपर एक भी अटैक का असर होता ही नहीं। उसका ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि बायतन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ये लड़की असल में फायर स्पिरिट हॉल की एक पावरफुल मास्टर है। वो लड़की यहाँ पर बायतन से कहने लग जाती है कि बस बायतन, अब मेरा मन भर चुका है तुम्हारे साथ खेलते खेलते, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगी। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही एक हल्का सा अटैक बायतन को देकर क्या मारती है कि बायतन सच में उड़कर बहुत पीछे जा गिरता है। मानना पड़ेगा ये लड़की है तो बड़ी कमाल की और उसके पास पावर भी बहुत ज्यादा है।
वो लड़की अभी भी यहाँ पर नहीं रुकती और उसके बाद एक और बहुत ही खतरनाक अपनी स्पिरिट को समन कर चुकी थी, जो कि एक फिनिक्स बर्ड लग रहा होता है, और वो भी अब यहाँ पर आकर पहुंच चुका था ताकि बातियन और उस प्रिंस की जान ले सके। उसने तो पूरी तरह से बातियन को घेरने की कोशिश की होती है, लेकिन बातियन तुरंत यहाँ पर अपना तालिस्मान बाहर निकालता है और तालिस्मान की मदद से एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देता है ताकि वो उस फिनिक्स स्पिरिट के अटैक से यहाँ पर खुद को और प्रिंस को बचा सके। लेकिन वो लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हारे ये मामूली से तालिस्मान के बने हुए फॉर्मेशन और शील्ड वगैरह यहाँ पर मेरी फिनिक्स स्पिरिट को नहीं रोक पाएंगे, मैं यहाँ पर तुम दोनों को जान से मार दूंगी और उसके बाद बातियन के अंदर से उसकी सारी की सारी हेवनली फायर को छीन लूंगी। देखते ही देखते वो जो बैरियर क्रिएट किया था बातियन ने, वो भी यहाँ पर टूटता हुआ नजर आने लग जाता है। प्रिंस यहाँ पर बातियन से कहता है कि बातियन तुम यहाँ से जाओ, मैं इसको हैंडल करता हूँ, तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ होते हुए मैं देख नहीं सकता, इसलिए भागो यहाँ से। लेकिन बातियन ऐसा कहाँ भागने वाला था। वोल्टा खुद यहाँ पर प्रिंस से कहने लग जाता है कि अभी मैं इतनी जल्दी हार नहीं माना हूँ, इसको मेरी हेवनली फायर ही चाहिए ना, अब मैं इसको दिखाता हूँ कि मेरी असल में हेवनली फायर है कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फाड़ कर रख दूंगा मैं इसको। वो तुरंत यहाँ पर अपनी तीनों की तीनों हेवनली फायर्स को एक्टिवेट कर चुका था उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन यह अटैक हो पाता इससे पहले पीछे से एक बहुत ही बड़ा पाम अटैक आता है जो उस लड़की के सभी स्पिरिट को, जो कि फिनिक्स बर्ड की थी, उसको डिस्ट्रॉय कर चुका था। उस लड़की का फिनिक्स बर्ड ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखकर किसी को समझ नहीं आता कि असल में ये अटैक हुआ कैसे, किसने यहाँ पर आकर अटैक कर दिया और उस फिनिक्स बर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जाओ ने ही किया था। वो यहाँ पर आकर एंट्री मार चुकी थी, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। जाओ भी फायर स्पिरिट हॉल से ही थी, तो यहाँ पर वो लड़की तुरंत ही जाओ को पहचान चुकी थी। वो कहने लग जाती है कि जूनियर सिस्टर आप यहाँ पर क्यों आई हुई हो। तो यह सुनकर जाओ से कहने लग जाती है कि देखो पास्ट में हम दोनों की अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि तुम पास्ट में पहले अच्छी इंसान हुआ करती थी, इसी नाते से मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श दूंगी, लेकिन तुम यहाँ से कल्टी मारो और दोबारा कभी भी बातियन के रास्ते में आना मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो लड़की तो इस बात को मानती ही नहीं और तुरंत जा चुकी थी बातियन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन वो अटैक कर पाती कि इससे पहले बीच में जाओ आ जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। जाओ कहने लग जाती कि मैंने एक बार वार्निंग दी है, अगर तुम यहाँ पर वापस से कुछ हरकत करती हो ना तो मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जाओ बातियन से कहने लग जाती कि बातियन जाओ यहाँ से इस प्रिंस को लेकर, क्योंकि इस प्रिंस की हालत बहुत खराब है, जल्दी ये नहीं गया तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये देखकर बातियन भी परेशान हो चुका था। वो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मजबूरी में प्रिंस की वजह से उसे वहां से उसको ले जाना पड़ता है। तो जैसे ही बातियन यहाँ पर प्रिंस को ले जा रहा था, वो लड़की वो कहने लग जाती है कि बचकर भागने की कोशिश कर रहे हो, कभी नहीं बचकर भाग पाओगे मेरे चुंगल से। मैं यहाँ पर आज तुम्हारी हेवनली फायर को लिए बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो जैसे यहाँ पर अटैक करने वाली थी बातियन के ऊपर, तो बातियन यहाँ पर भड़क जाता है कि बस बहुत हो गया, मैं ना डर के भागने वाला हूँ ना कभी भागा था, इसको अगर मेरी पावर ही देखना है ना तो अब मैं दिखाता हूँ कि असल में मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत उछल रही है, इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी उसी ब्रोकन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो कि अभी यहाँ पर उसने एम्परर जो ट्रेजर वगैरह दे रहे थे उनमें से उठाया था। वो जानता ही नहीं था कि असल में ये ब्रोकन स्वॉर्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है और उसके अंदर से किस तरह के अटैक निकलेंगे। बस उसने उसको उठाया और उसका इस्तेमाल कर दिया, जिस वजह से बहुत ज्यादा और उस ब्रोकन स्वॉर्ड के अंदर से बाहर निकल रहा होता है। वो जैसे ही ब्रोकन स्वॉर्ड को जमीन पर देकर क्या मारता है कि पूरी जमीन ही फट जाती है और इतना खतरनाक स्लैश अटैक बाहर निकला था कि उस लड़की की स्पिरिट वगैरह और जितने भी अटैक होते हैं वो सब यहाँ पर फटकर खत्म हो जाते हैं। पूरे के पूरे अटैक को यहाँ पर बातियन ने बस एक बार ब्रोकन स्वॉर्ड को चलाते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो लड़की एक पल को बिल्कुल शॉक्ड में आ जाती है कि ये क्या हुआ, ये किस तरह की ब्रोकन स्वॉर्ड इसके पास है, इसने तो मेरे अटैक को मानो कि बिल्कुल एक कागज की तरह उठाकर खराब कर दिया। वो लड़की समझ चुकी थी कि सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। एक तो यहाँ पर इस बातियन के पास न जाने किस तरह की ब्रोकन स्वॉर्ड है, दूसरा यहाँ पर जाओ भी मेरे पीछे पड़ चुकी है, तो बेहतर यही होगा कि अभी मुझे यहाँ से कल्टी मार लेना चाहिए, वरना हो सकता है कि मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं। तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए ये कह रही थी कि बातियन तू कभी जिंदगी में सुकून से रहेगा नहीं, ये मत समझना कि मैंने तुझे ऐसा छोड़ दिया, मैं वापस जरूर आऊंगी तेरी जान लेने के लिए, तो जब तक ये जिंदा है तब तक ये खुशी मना ले, क्योंकि तेरी हेवनली फायर तो मेरी ही होने वाली है और मैं किसी को भी ये नहीं दूंगी। उसके जाने के बाद वो जो जाओ थी यहाँ पर बातियन से कहने लग जाती कि बातियन तुम्हें पता है ये जो लड़की है ना वो असल में मार्शल एम्परर रैंक के 5th लेवल पर मौजूद है, इसलिए अभी तुम यहाँ पर अकेले तो उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए आइंदा कभी भी वो तुम्हें दोबारा से परेशान करने की कोशिश करती है ना तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगी और उसके बाद हम दोनों मिलकर इसको जान से मार देंगे, इसलिए फिक्र मत करो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सुनकर बातियन जो था वो वहां से अपना घर की ओर बढ़ने लग जाता है। उसने प्रिंस को भी महल के अंदर पहुंचा दिया था। इसके बाद बातियन जब अपना कमरे के
के अंदर आता है तो वो सबसे पहले उसी ब्रोकन स्वॉर्ड को देख रहा था। वो कहने लग जाता है कि यार ये ब्रोकन स्वॉर्ड बड़ी कमाल की है, मैं तो रैंडमली इसको उठा लिया था, मुझे लगा कोई मामूली स्वॉर्ड होगी लेकिन नहीं है, मुझे ना इस ब्रोकन स्वॉर्ड को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि जब मैं यहाँ पर ब्रोकन स्वॉर्ड को जोड़ दूं ना तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और मेरी एक पर्सनल स्वॉर्ड बन जाए। तो वो यहाँ पर तुरंत अपना फर्नेस बाहर निकालता है और फर्नेस के अंदर वो ब्रोकन स्वॉर्ड को डाल चुका था ताकि उसके अंदर डालने के बाद वो वेपन को रिफाइन कर सके, और जब वो स्वॉर्ड रिफाइन होगी तो हो सकता है कि वो जुड़ जाए क्योंकि उस स्वॉर्ड का दूसरा टुकड़ा भी उसी के पास मौजूद था। तो दोनों टुकड़ों को अंदर डालने के बाद बायटन उसे रिफाइन करने लग गया था जैसे कि एक पिल को रिफाइन किया जाता है। देखते ही देखते उस ब्रोकन स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आने लग जाता है और ये ऑरा हेल्प कर रहा था ब्रोकन स्वॉर्ड को ताकि वो यहाँ पर जुड़ जाए। बायटन बहुत ज्यादा मेहनत करता, पूरी जान लगा चुका था और पूरी जान लगाने के बाद धीरे धीरे करते हुए उसको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही थी। वो ब्रोकन स्वॉर्ड पूरी तरह से यहाँ पर जुड़ जाती है, लेकिन जैसे ब्रोकन स्वॉर्ड जुड़ी थी इतना भयंकर ऑरा उसके अंदर से बाहर निकलता है मानो कि पूरे के पूरे इलाके को ही डिस्ट्रॉय कर दे। बायटन खुद यहाँ पर उसकी आंखें चौंधिया चुकी थी कि इतना ज्यादा ऑरा कैसा निकल रहा है इसके अंदर से। वो ब्रोकन स्वॉर्ड जैसे ही ठीक हुई थी बिल्कुल एक फ्लाइंग स्वॉर्ड की तरह इधर उधर कमरे के अंदर उड़ना शुरू कर देती है, मानो कि स्वॉर्ड के अंदर खुद एक स्पिरिट हो चुकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो स्पिरिट यहाँ पर स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रही है। बायटन बिल्कुल इंप्रेस हो चुका था उस स्वॉर्ड को देखकर। वो कहता है कि वाह ये तो बिल्कुल एक दाओ स्वॉर्ड है जो कि हेवनली स्वॉर्ड के हिसाब से होती है और इस स्वॉर्ड की खुद एक अलग से कल्टीवेशन पावर है जिसको नॉर्मल स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा हटके बनाती है। न जाने किसने इस स्वॉर्ड का पहले इस्तेमाल किया होगा और इस्तेमाल करने के दौरान ये टूटी होगी। जिसने भी इस्तेमाल किया होगा ना वो बंदा बड़ा ही पावरफुल रहा होगा और उसकी ये पर्सनल स्वॉर्ड रही होगी। लगता है कि अब से ये मेरी पर्सनल स्वॉर्ड होने वाली है। वो जैसे यहाँ पर स्वॉर्ड को छू रहा है उसको पता चलता है कि ये स्वॉर्ड है तो बड़ी कमाल की, लेकिन जब भी इसकी मदद से किसी के ऊपर भी अटैक किया जाए ना तो ये स्वॉर्ड खुद ही यहाँ पर अटैक करने वाला जो है उसकी एनर्जी को छीनने की कोशिश करती है। मतलब अगर बायटन यहाँ पर इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो वो स्वॉर्ड पहले यहाँ पर बायटन की ही पावर को उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगी और उसके बाद एक खतरनाक अटैक बनाएगी। तो इसकी वजह से बायटन की खुद यहाँ पर एनर्जी जो है उसकी कल्टीवेशन पावर जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तभी वो ढंग से स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पाएगा। तो बायटन ये देखकर कहने लग जाते कि स्वॉर्ड तो बड़ी कमाल की है लेकिन जब भी मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो मुझे पहले खुद को अच्छे से रिकवर करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं अच्छी तरह से स्वॉर्ड की फुल पोटेंशियल के साथ अटैक कर पाऊंगा। तो बायटन तुरंत वहां पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि वो खुद की पावर को वापस से पूरी तरह से रिकवर कर सके। और जब उसकी पावर अच्छी तरह से रिकवर हो जाएगी तो उसके बाद वो यहाँ पर आराम से इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पाएगा किसी भी दुश्मन के खिलाफ, क्योंकि उसको वैसे भी जाना है नेशन मास्टर के पास तो उसकी जान लेने के लिए। तो इसलिए वो पहले खुद को यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। बायटन जब खुद को रिकवर कर रहा होता है तो बहुत टाइम निकल जाता है, कई दिन निकल चुके थे और कई दिन तक यहाँ पर बायटन अपना खुद को रिकवर करने में लगा हुआ था, जिस वजह से उसकी पावर पहले से भी काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है और वो खुद को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर पा रहा था। उसका ऑरा इतना खतरनाक निकलता है कि पूरा घर यहाँ पर उसके ऑरा से भर चुका था। काफी दिनों की कल्टीवेशन और मेहनत के बाद जब बायटन को लगता है कि हाँ ठीक है अब मेरे पास इतना ऑरा है कि मैं इस स्वॉर्ड को भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपने दुश्मनों की वाट भी लगा सकता हूँ, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक जाता है। वो कहता है कि चलो अब मैं यहाँ पर अपनी तैयारी कर चुका हूँ, सबसे पहले मैं जाऊंगा नेशन मास्टर के पास, उसकी जान लूंगा, उसको जान से ही मार डालूंगा मैं। उसके बाद मैं जाऊंगा देखूंगा कि फैंग क्या करता है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसकी भी जान ले लूंगा। और उसके बाद मेरा तीसरा टारगेट रहेगा ये फायर स्पिरिट हॉल की ये जो मास्टर है वो जिसने मेरी हेवनली फायर को छीनने की कोशिश की थी। मैंने तीनों के तीनों टारगेट सेट करके रखे हैं, देखते हैं कि पहले कौन मरता है, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।